नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। चर्चा प्रधानमंत्री के कैबिनेट के बदलने की। जी हां साथियों, पीएम मोदी कैबिनेट में विस्तार और परिवर्तन कर सकते हैं। इसके मायने समझिए। मायने ये हैं कि जिस तरह से लगातार कैबिनेट स्तर के कई मंत्री, फिर चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे हरदीप सिंह पुरी हो, इन सभी पर जिस तरह से विपक्ष हमलावर हो रखा है, तमाम प्रकार के आंदोलन, तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाएं समाज में चल रही हैं, उन सबके साथ साथ जितने सारे दलों ने हाल ही में आकर के भाजपा को अपना समर्थन दिया है या फिर परिसीमन में आने वाले समय में मदद देने की कवायद शुरू कर दी है, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, फिर चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट हो, या फिर टीएमसी के सांसद हो, इन सभी को क्या क्या रिवार्ड मिल सकते हैं, साथ में जिनके ऊपर दाग लगे हैं क्या वो धुल सकते हैं, इन्हीं की कवायद संभवतया 28 और 29 जून को हो सकती है। यह बात क्यों बाहर निकलकर आई, आज के सत्र में इसी बात का डिस्कशन हो रहा है। आप सबको पहले भी मैंने बताया है कि डिलिमिटेशन के लिए जरूरी 2/3 सांसदों की संख्या पूर्ति लोकसभा में करने के लिए लगातार एनडीए प्रयासरत है, और उसी क्रम में जितने भी हाल के टूट हुए हैं क्षेत्रीय दलों में लेकर आम आदमी पार्टी, उद्धव ठाकरे ग्रुप, शिवसेना और टीएमसी, और हो सकता है आने वाले समय में डीएमके के साथ भी कुछ ऐसा ही सुनने को मिले। ये जितनी भी परिस्थितियां बन रही हैं आने वाले टाइम में, ये केवल एक बिल तक ही सीमित रह जाएंगी, ये जरूरी तो नहीं लगता। जिन्होंने अपने दलों को छोड़ा, उन्हें आफ्टर ऑल राजनीति में रिवार्ड क्या मिलेगा, उसी की चर्चाएं शुरू हो रही हैं। इन सब पर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से क्विक अपडेट के लिए गूगल फॉर्म है जिसे फिल करने के लिए आपसे कहा गया है। अगर आप चाहें, इंटरेस्टेड हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने के लिए, आप इंटरेस्टेड हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में रुचि रखते हैं, आप अपनी बातों को रखने में कहीं हिचकते हैं, हम एक कार्यक्रम प्रस्तावित कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में हमने आपके लिए गूगल फॉर्म रखा है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो केवल इसलिए कि आपकी रुचि हमें पता रहे, तो हम आप तक सूचित कर पाए अगर हम कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं तो। चलिए चर्चा करते हैं हाल ही में हुए प्रधानमंत्री के द्वारा एक विजिट की। प्रधानमंत्री ने हाल ही में राष्ट्रपति से मुलाकात की, गृह मंत्री ने भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की इन मुलाकातों के मायने निकाले जाने शुरू हुए। क्यों हुए, इसके पीछे थोड़ा सा संवैधानिक पक्ष समझ लीजिए। देखिए, भारत के अंदर संविधान कहता है, फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, एंड प्राइम मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ पीएम। आसान भाषा में, राष्ट्रपति को नियुक्त प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सलाह लेते हैं। प्रधानमंत्री की इस तरह की जो मुलाकातें हैं, जिसमें गृह मंत्री भी मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री भी मिल रहे हैं, इसके मायने निकाले जाने तेज हुए। इसके पीछे की एक कहानी और निकली, और वो ये थी कि हाल ही में केरल से आने वाले सांसद कुरियन साहब ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा दिया क्योंकि उनका राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो गया। जब कार्यकाल पूरा हुआ तो वर्तमान में प्रधानमंत्री की कैबिनेट में प्रधानमंत्री समेत मिलाकर कुल मंत्रियों की संख्या 71 पर आ टिकी है। अब ये 71 का क्या गणित है? भारत की लोकसभा की स्ट्रेंथ है 543, यानी लोकसभा के अंदर 543 सांसद बैठ सकते हैं। सदन के अंदर वर्तमान की सदस्य संख्या इतनी होनी चाहिए। भारत के संविधान में आर्टिकल 75 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में लिखा गया है कि भारत में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मंत्री हो सकते हैं। अगर केवल अंक गणित का उपयोग किया जाए तो यह 81.4 के आसपास बैठता है, यानी 81 सांसद हमारे मंत्री बन सकते हैं। यह सांसद लोकसभा से या राज्यसभा से हो सकते हैं, लेकिन 543 के 15% ही हमारे देश में मंत्री बन सकते हैं, इंक्लूडिंग पीएम। वर्तमान में इंक्लूडिंग पीएम 72 सांसद हमारे मंत्री पदों पर थे, लेकिन कुरियन साहब के इस्तीफे के बाद यह सदस्य संख्या 71 पर आ गई है। अगर हम राउंड फिगर उधर करके 81 ले लें और वर्तमान सदस्य संख्या 71 ले लें, तो जो ये 10 नंबर का कुशन बचता है, इस कुशन पर नए दलों से आए हुए सांसदों को भी मंत्री पद ऑफर किया जा सकता है। आने वाले समय में पंजाब में, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने हैं,
और जब इन राज्यों में इलेक्शन है तो यहां के चुनावी समीकरणों को भी साधा जा सकता है। कैबिनेट पदों को रिशफल भी किया जा सकता है, किसी एक के पास चला आ रहा पद बदला जा सकता है। और इसी कवायद में ये जो चेहरे आप देख रहे हैं, इनमें हो सकता है कि पदों को बदलकर आने वाले समय के हिसाब से नए पद किसी को सौंप दिए जाएं, पुराने पद ले लिए जाएं और कुछों के इस्तीफे भी देखने को आपको मिल सकते हैं। वर्तमान में जो आप हमें ये जो देख रहे हैं, ये हमारे मिनिस्टर्स हैं। अब इन मिनिस्टर्स में किन किन के ऊपर दांव खेला जा सकता है, एक एक करके अब उनकी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि कुरियन साहब का इस्तीफा ये अपने आप में दर्शाता है कि इनके पद पर कोई तो आएगा, क्योंकि इन्होंने अपने पद से, जॉर्ज कुरियन ने हाल ही में इस्तीफा दिया है। तो प्रधानमंत्री की कैबिनेट में अब कौन हो सकते हैं और किन के इस्तीफे हो सकते हैं? सबसे पहले चर्चित नाम लिया जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान जी का। लेकिन भाजपा को जानने वाले लोगों का कहना है कि भाजपा कभी भी दबाव के अंदर काम नहीं करती। हां, राजनीतिक समीकरणों को जरूर साधती है। प्रधान साहब उड़ीसा से आते हैं और उड़ीसा की राजनीति में जिस तरह से इन्होंने बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाया है, उसका क्रेडिट इन्हें कैबिनेट स्तर के मंत्री के रूप में दिया हुआ है। लगातार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन में सराहनीय कार्य के लिए प्रधानमंत्री ने इनके जन्म दिवस पर अभी इन्हें बधाइयां दी हैं। जब प्रधानमंत्री की बधाई होती है तो विपक्ष पूरी तरह से इनके कार्यों को लेकर फिर से हमलावर हो जाता है। कौन से कार्य? हाल ही में नीट पेपर लीक का मामला हुआ हो, नीट हो, नेट हो, तमाम परीक्षाएं हो, इन सब के लिए, और तो और अभी कुछ दिन पहले सीबीएसई के अंदर ओएसएम को लेकर निकला हुआ मामला हो, भारत के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी जैसी पार्टियां इनके इस्तीफे की लगातार मांग कर रही हों, तो ऐसे में दबाव इनके ऊपर इस बात का बनता है कि इनके पद को लेकर कैबिनेट में रखते हुए इन्हें किसी और पद पर भेज दिया जाए। लेकिन इनके पदों के इनके ऊपर जो दबाव है, ये थोड़े दिन पहले भी आया था, जब यूजीसी का इन्होंने मामला निकाला था, जिसका कि बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज के अंदर विरोध हुआ था। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो चर्चा है, उसमें सबसे संभावित चर्चाओं में टॉप पर उनका नाम है। लेकिन जितने भी राजनीति के जानकार लोग हैं, उनका मानना है कि इन्हें अगर पद से, शिक्षा मंत्री के पद से हटाया गया, तो हो सकता है इन्हें कोई और कैबिनेट स्तर का पद दे दिया जाए, वो भी समीकरणों को साधने के लिए। तो सबसे चर्चित नाम में यही हैं। इनके साथ जुड़े हुए विवादों पर हमने कई बार कई सेशन किए हैं। हो सकता है ये पद से इस्तीफा ना दें तो फिर समीकरण कुछ और हो। चलिए, दूसरा जो चर्चित नाम चल रहा है इनके साथ साथ, वो है हरदीप सिंह पुरी का। हरदीप सिंह पुरी अभी कुछ दिन पहले अपनी फाइल सुधारने में कामयाब हुए हैं। कौन सी फाइल? अभी अमेरिका ईरान जब जंग हुआ, देश में ऑयल क्राइसिस, एलपीजी क्राइसिस, ये सब देखने को मिला, तो इन्होंने कुशल प्रबंधन करके अपनी चीजों को सही से पेश किया। लेकिन कुछ दिनों पहले ही विपक्ष इन पर एप्स्टाइन के साथ संपर्क होने के कारण हमलावर था। जिनसे संभावित नामों में जोड़ा जा सकता है, उनमें हरदीप सिंह पुरी का नाम भी आता है कि हो सकता है कि उस समय एप्स्टाइन के साथ नाम कनेक्ट होने पर भाजपा इनसे अपना पाला साफ कर ले कि नहीं भैया, आपको हम हटाते हैं। क्योंकि अपोजिशन ने पिछले सत्र में लगातार इनके नाम और प्रधानमंत्री के ऊपर एप्स्टीन के साथ जो कनेक्शन है, उनको लेकर काफी ज्यादा बयानबाजी की थी। तो दूसरा नाम जिसको जाने की सदन के अंदर चर्चा है, उनमें हरदीप सिंह पुरी का नाम है। अब यह होता है या नहीं होता है, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर रिशफल होता है तो कौन से चेहरे बदल सकते हैं, कौन से चेहरों का विभाग बदल सकता है, कौन से नए चेहरे आ सकते हैं, इन्हीं की चर्चा आप और हम संभावित चर्चाओं में लेकर कर रहे हैं। अगर इनका पद गया तो फिर जा किसके पास सकता है? राजमार्ग मंत्रालय संभालते हुए पेट्रोलियम में सबसे ज्यादा रुचि दिखा रहे गडकरी साहब के पास। ऐसा क्यों? क्योंकि गडकरी साहब रोड से ज्यादा चर्चा अपने इथेनॉल वाले पेट्रोल की करते हैं। E20 हो, E85 हो, E100 हो, ऐसी चर्चाओं में इनके ऊपर बहुत ज्यादा विपक्ष हमलावर भी हुआ है। तमाम प्रकार की ऐसी, जिनके ऊपर इन्होंने कई बार खंडन भी किया है कि आपके बेटे की ही फैक्ट्री चल रही है, तमाम चीजें। गडकरी साहब से जुड़ी हुई इन चीजों पर हो सकता है सरकार और ज्यादा आक्रामक होकर इन्हें पेट्रोलियम मंत्रालय ही पकड़ा दे। यह व्यवस्था इस तरह से भी हो सकती है कि हरदीप सिंह पुरी जी के काम को आजकल ये ज्यादा अच्छे से हैंडल करे हुए हैं, तो हो सकता है कि राजमार्ग के साथ इन्हें अतिरिक्त रूप से पेट्रोलियम का भी प्रभार संभला दिया जाए। ऐसी कवायद हो सकती है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा संभावित लग रहा है, उसमें निर्मला सीतारमण जी का पद है, जो कि वर्तमान में देश के वित्त मंत्री हैं। इन्हें देश के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जा सकता है। संभावित है क्योंकि 2019 से पहले आप डिफेंस मिनिस्ट्री संभाल रही थी।
आज इनके पास वित्त मंत्रालय है और इस वित्त मंत्रालय के पद पे इन्हें इन्हें रिप्लेस शक्तिकांत दास साहब कर सकते हैं। शक्तिकांत दास साहब जो हैं ये देश के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। वर्तमान में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्रधानमंत्री के, जो फाइनेंस के लिए एडवाइज कर रहे हैं। इससे पहले ये रेवेन्यू सेक्रेटरी रह चुके थे। रेवेन्यू सेक्रेटरी के बाद इन्हें आरबीआई गवर्नर बनाया गया और आरबीआई गवर्नर के बाद वर्तमान में ये प्रधानमंत्री को प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हुए वर्तमान में सलाह दे रहे हैं। वित्त मंत्री के पद पर सबसे उपयुक्त नामों में से इनका नाम चर्चित है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बीते समय में निर्मला सीतारमण जी आर्थिक कुशलता को जिस तरह से लाने का प्रयास कर रही थी, उनमें कई विवाद तो जुड़े, लेकिन जिस तरह से देश में डॉलर क्राइसिस आया उसके प्रबंधन में आरबीआई को ही आना पड़ा। आरबीआई के आने में आरबीआई के द्वारा बैंकों को यह परमिशन देना कि वो बाहर से जाकर के सीधा डॉलर्स लेकर आ सकती हैं, वो तमाम प्रयास आरबीआई के द्वारा किए गए। शक्तिकांत दास साहब के पास प्रधानमंत्री को इकोनॉमिक एडवाइस देने के साथ साथ वर्तमान में आरबीआई का अनुभव भी है और लंबा चौड़ा अनुभव है, और ऐसा अनुभव जिसके लिए उन्हें एक्सटेंशन मिला था 3 साल का आरबीआई के पद पर गवर्नर के पद पर रहते हुए। प्रधानमंत्री ने इन्हें इस बात के लिए कांग्रेचुलेट किया था कि वर्ल्ड वाइड जब गवर्नर्स को A+ ग्रेडिंग देने की बात हुई थी तो आपको रेट किया गया था। तो ऐसे में शक्तिकांत दास साहब देश के अंदर वित्त मंत्री पद पर बैठने के लिए एक उपयुक्त नाम है। और जहां तक बात हो निर्मला सीतारमण जी की, तो उनके पद को शफल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री तक उन्हें पहुंचाया जा सकता है। इस तरह की संभावनाएं वर्तमान में व्यक्त की जा रही हैं। और अगर चर्चा हो नामों के अंदर जुड़ते हुए, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में संभवतया विकसित भारत के 2047 के लक्ष्य पे निर्मला सीतारमण जी अपने एज के हिसाब से भी कॉम्प्लीमेंट करती हुई दिखाई पड़ती हैं। यानी कि अभी वो 75 वाली कैटेगरी में नहीं पहुंची हैं, तो उन्हें कैबिनेट का पद बरकरार रह सकता है। जिनके पद जाने की सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, जिन्होंने हालांकि प्रतिरोध इतना नहीं सहन किया, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा है वो हरियाणा को लेकर खट्टर साहब की है। मनोहर लाल खट्टर जी, जो कि वर्तमान में बीजेपी की तरफ से मिनिस्टर ऑफ पावर हैं और हाउसिंग और अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं, इनके पद के जाने की चर्चाएं इस समय बनी हुई हैं। इन पदों में आएगा कौन, यानी कि अगर पद किसी के जाते हैं और 71 से 81 के बीच के जो पद खाली हैं, उन पर किन नामों की एंट्री हो सकती है, तो उनमें चर्चित नाम निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले एकनाथ शिंदे जी के सुपुत्र श्रीकांत एकनाथ शिंदे, इनका चर्चा जोरों पर है। ऐसा क्यों है? हाल ही में जिस प्रकार से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को तोड़कर एकनाथ शिंदे के अंदर, एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है उसके अंदर सांसदों को एंट्री कराया गया, उसका रिवार्ड क्या होगा? रिवार्ड क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि कभी ये दोनों ही शिवसेना हुआ करते थे, आज लेकिन ये भाजपा के साथ हैं और ये इंडिया गठबंधन के साथ हैं। ऐसे में इन्होंने इनके सांसदों को तोड़कर जब इस तरफ मिलाया, तो ना केवल परिसीमन में मदद की, बल्कि इनके पहले के प्रयासों के चलते महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार आई थी। इन्हें उस समय तो सीएम बनाकर रिवार्ड किया गया था, लेकिन हाल ही में जिस तरह से इन्होंने 6 सांसदों को अपने पाले में लाने का काम किया है, उन्हें किस तरह से रिवार्ड किया जाएगा, उस पर फिलहाल हलकों में चर्चा है कि हो सकता है कि इनके बेटे को केंद्र के अंदर एक पद दे दिया जाए, ताकि इनको सीएम ना बनाने की जो एकनाथ शिंदे गुट के अंदर कोई टीस है, उसको ठंडा किया जा सके। एकनाथ शिंदे जब पहली बार गठबंधन के अंदर सीएम बने थे, उस समय पर कहते हैं कि फडणवीस साहब ज्यादा सीटें होने के बावजूद भी उन्हें सीएम बनाकर गठबंधन धर्म निभाने में सैक्रिफाइस किए थे। एनीवे, फिलहाल के लिए अगर उद्धव ठाकरे गुट की बात की जाए, तो उनके पास 3 लोकसभा सांसद हैं, तो शिंदे साहब के पास 13, इनके पास 1 राज्यसभा सांसद हैं, तो इनके पास 2, इनके पास 20 विधायक हैं, तो इनके पास 57 विधायक हैं। हाल ही में जो शिवसेना यूबीटी के जो सांसद थे, उनमें से 6 सांसद निकल करके एकनाथ शिंदे टीम के अंदर मिल गए, तो इनका रिवार्ड इनके बेटे को पद पर बिठाकर दिया जा सकता है। इसके अलावा अनुराग ठाकुर, क्योंकि हिमाचल में होने जा रहे हैं इलेक्शन, हिमाचल में होने वाले इलेक्शन में एक अनुराग ठाकुर जी की वापसी हो सकती है, क्योंकि अभी उनके पास कोई भी केंद्रीय पद नहीं है और उनकी वापसी हिमाचल में एक अच्छा संदेश देने के लिए हो सकती है। हालांकि उनकी ज्यादा जरूरत हिमाचल के अंदर हो सकती है, उन्हें हिमाचल के सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करने के रूप में हो सकती है, लेकिन चर्चाएं हैं कि हिमाचल को लेकर के केंद्र विचार कर रहा है, तो उसमें उनकी वापसी भी हो सकती है।
इन्हीं चर्चित नामों में एक नाम राघव चड्ढा जी का है। राघव चड्ढा जी जब से भाजपा या एनडीए गठबंधन में शामिल हुए हैं, तब से अपनी चुप्पी के लिए फेमस हो गए हैं। और जब से ये चुप्पी के लिए फेमस हुए हैं, तो चुप रहने का रिवार्ड क्या है? क्योंकि पंजाब में होने वाले हैं इलेक्शन, और पंजाब के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के इस तरह से सांसदों का टूटकर 7 सांसदों का आम आदमी पार्टी से निकलकर भाजपा को समर्थन देना जो है, उसका अल्टीमेट कंपनसेशन पंजाब की राजनीति जब शुरू होगी तब की तब है, लेकिन वर्तमान में क्या है? तो उसमें राघव चड्ढा का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। कि हो सकता है कि उन्हें केंद्र के अंदर उनके अच्छे प्रभावशाली व्यक्तित्व, उनके वक्ता होने के आधार पर उन्हें कोई पद की नियुक्ति दी जा सकती है। इसके साथ साथ एक और नाम चल रहा है, और वो है अरुण गोविल जी का। जिस तरह से हाल ही में राम मंदिर का मुद्दा भाजपा के लिए अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, लोगों की जो आस्था से जुड़ा मुद्दा है, वो इस समय राम भक्तों के नाम पर सीधा सीधा नुकसान बीजेपी को पहुंचा रहा है। जिस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करते हुए भाजपा आगे आई, राम मंदिर के अंदर जो ट्रस्ट का घोटाला था, उसने लोगों का विश्वास यानी कि ट्रस्ट वो तोड़ा। आज के दौर में चंपत राय इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा अरुण गोविल की उस छवि को, जब उन्होंने रामायण में राम का किरदार निभाया था, उसे कैश करने का प्रयास कर सकती है। अब ऐसा दावा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में इनकी सॉफ्ट छवि का उपयोग बीजेपी कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि असल मायने में अभी जो स्थिति बनी है, उसमें उत्तर प्रदेश से ही आने वाले एक और चेहरे पंकज चौधरी जी को उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभार के लिए भेज दिया गया है। मतलब एक तरह से समझिए कि इनकी एक टीम गठित की गई है, जिसमें 64 सदस्य हैं, और ये जाकर के मुलायम सिंह यादव जी का जो वोट बैंक था, जिसमें एमवाई गठबंधन था, उसकी काट ढूंढने के लिए, ओबीसी वोटों को काटने के लिए, इन्हें, जो इनके पास में वित्त मंत्रालय था, स्वतंत्र प्रभार, स्टेट मिनिस्टर जो था, स्टेट मिनिस्ट्री थी, इनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं था, इनको उत्तर प्रदेश में राजनीति जो चुनाव की होने जा रही है, उसके लिए वापस से टास्क पर भेजा गया है। तो संभवतया पदों की रीशफलिंग कुछ इस प्रकार से हो जाए। एक और नाम जो चर्चा में है, वो है रवनीत सिंह बिट्टू जी का, जिन्हें भी पंजाब की राजनीति में कुछ अच्छा परफॉर्म करने के हिसाब से हो सकता है कि उन्हें फिलहाल के लिए रिप्लेस कर दिया जाए। कुछ इस तरह की कवायद बन रही है। चर्चा नीतीश कुमार जी की भी है, क्योंकि नीतीश कुमार जी जब से बिहार से आए हैं, सम्राट चौधरी वो कारनामा नहीं कर पा रहे जो नीतीश कुमार जी की लीगेसी थी। सम्राट चौधरी का जो कार्यकाल है, वो लगातार सवालों में चल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार जी को भाजपा और एनडीए गठबंधन उचित सम्मान नहीं दिया। ये कहीं ना कहीं गठबंधन के घटक दलों में है। ऐसे में संभवतया इन्हें वापस से कैबिनेट में लाया जा सकता है। केंद्रीय कैबिनेट में इनके साथ कुछ ऐसे पद, जैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि किसान मंत्रालय, पंचायती राज, जल शक्ति, कुछ इस तरह के मंत्रालय, या फिर वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री का एक दर्जा देकर के उनके साथ सेटलमेंट किया जा सकता। एक हाल ही में टूट और हुई जो टीएमसी के अंदर थी, टीएमसी की टूट में कहीं ना कहीं वो जो बागीपन था, जो कि जाकर के बागी सांसदों ने अपने आप से किसी एक अन्य पार्टी, एनसीपी नाम की पार्टी को समर्थन दिया, उनके सांसदों को भी संभवतया कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने अभी तक एनडीए में अपना मर्जर डिक्लेयर नहीं किया है। ऐसे में देखना होगा कि उन्हें साथ में लाया जाता है या फिर उन्हें किसी आयोग के अंदर एडजस्ट कर दिया जाता है। ये सारी चीजें संभावित रीशफलिंग के नाम पर फिलहाल चल रही हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा नाम ऐसा है जो आपकी नजर में रीशफल हो सकता है। आपकी तरफ से कौन सा नाम ऐसा है जो कि बना रहेगा चाहे जितना प्रोटेस्ट होता रहे। आपकी तरफ से कौन सा ऐसा नाम है जो कि कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यक्रम के अंदर सबका ध्यान खींच के ला सकता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। गूगल फॉर्म अगर आप समझते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर भर दीजिए। धन्यवाद।